एक सेकंड पहले तक ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन अगले ही पल वो खुद को एक खूनी बैटलफील्ड के बीच खड़ा पाता है। उसके आसपास सिर्फ लाशें, तलवारों की टकराहट और मौत का माहौल था। आदमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक झंडू मास्क पहना हुआ आदमी उसके सामने आकर रुक गया और ठंडी आवाज में पूछा, अब नमूने तू कौन है? सीओ बुरी तरह घबरा गया। उसे खुद नहीं पता था कि बहनचो वो इस बैटलफील्ड में आया कैसे। कुछ देर पहले तक वो अपने दोस्त किम शिन के साथ आराम से पार्टी कर रहा था। ड्रिंक्स के बीच किम शिन ने अचानक पूछ लिया, मेरे नए नॉवेल का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या लगता है? सीओ हंसकर बोला, लो सारला फिर से शुरू हो गया। किमशी उदास होकर अपना सिर टेबल पर रख देता है और अपनी फेल्ड नॉवेल की कंप्लेंट करने लगता है। सीओ उसे समझाते हुए कहता है, अरे झंडू, एक प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इतना टेंशन मत ले। लेकिन किमशिन अचानक जोर से टेबल पर हाथ मारता है और गुस्से में बोलता है, सिर्फ फेल नहीं हुआ था, पूरा डिजास्टर था। सीओ भी थोड़ा शॉक हो जाता है। आखिर वही तो उसका सबसे लॉयल रीडर था। उसने किम शिन के हर एक नॉवेल को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा था। दोनों की दोस्ती भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि किम शिन ने अपने लेटेस्ट वेब नॉवेल के मेन कैरेक्टर का नाम सीओ के नाम पर ही रखा था। रीडर की तरह ऑनेस्ट ओपिनियन देते हुए सीओ बोला, राइटिंग तो काफी सॉलिड है, वर्ल्ड बिल्डिंग भी नेक्स्ट लेवल है, लेकिन टाइटल और स्टोरी के ट्रोप्स इतने जेनेरिक है कि पहली नजर में किसी चीप कॉपी जैसे लगते हैं। किम शिन गहरी सांस लेकर बोला, मुझे भी वही लगता था, इसलिए तो मैंने तुमसे ओपिनियन पूछा। फिर वो सीरियस होकर बोला, अगर तुम सिर्फ एक चीज चेंज कर सकते तो क्या चेंज करते? सीओ हंस पड़ा, अगर मुझे इसका आंसर पता होता तो मैं भी बेस्ट सेलिंग ऑथर होता। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, सबसे पहले तो मैं स्टेटस विंडो हटा देता। हर दूसरी स्टोरी में वही सेम सिस्टम देख देख कर बोर हो गया हूँ। फिर मजाक में बोला, और अगर नॉवेल मेरा होता तो मैं कुछ टॉप टियर हॉट बेडी भी ऐड कर देता। एक अच्छी सुंदर हीरोइन हो तो स्टोरी अपने आप हिट हो जाती है। सीओ हंसने लगा और मजाक में पूछा, क्या राइटर्स ब्लॉक चल रहा है? लेकिन किमशी मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में सीओ की बात को सीरियसली सोचने लगा। उसने कहा, अगर स्टेटस विंडो ही ना हो तो हीरो सिस्टम की लिमिट से भी फ्री हो जाएगा। सीओ भी हैरान रह गया। उसने हंसकर कहा, ब्रो मैंने तो बस जोक मारा था। लेकिन उसी वक्त सीओ को अचानक अजीब सा फील होने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी। बियर का कैन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। किम शिन तुरंत घबरा गया। सीओ खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। किम शिन भागकर उसके पास आता है। सीओ की नजर धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और बेहोश होने से पहले उसने किम शिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद सीओ अचानक आंखें खोलता है। उसका सिर इतनी बुरी तरह दर्द कर रहा था जैसे किसी ने अंदर से हथौड़ा मार दिया हो। कंफ्यूज सीओ सोचता है, मैं घर कब आ गया? वो सीधा फ्रिज खोलता है और पूरी बोतल का पानी एक सांस में पी जाता है। हैंगओवर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वो मेडिसिन लेने कन्वीनियंट स्टोर पहुंच जाता है। कैशियर मेडिसिन स्कैन करके बोलती है, टोटल $4। सीईओ अपना वॉलेट निकालने जाता है, लेकिन उसे याद आता है वॉलेट तो घर पर ही रह गया। वो एम्बरेस होकर खड़ा था। तभी कैशियर उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखने लगती है। सीईओ ऑकवर्ड होकर पूछता है, क्या हुआ? लड़की शर्मा कर बोलती है, आप बहुत हैंडसम हो। सीईओ एकदम फ्रीज हो गया। आज तक किसी ने उससे ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। वो थैंक्स बोलता ही है कि लड़की पूछ लेती है, आप स्टेटस पे से पेमेंट करेंगे? सीईओ और भी कंफ्यूज हो गया। स्टेटस पे ये क्या होता है? उसे लगा शायद अभी भी उसका नशा उतरा नहीं है। पैसे तो वैसे भी नहीं थे, इसलिए वो सॉरी बोलकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, स्टेटस पे क्या होता है? तभी उसकी नजर एक पार्क कार के साइड मिरर पर पड़ती है। वो अपना चेहरा देखने के लिए मिरर के पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऐश ब्राउन हेयर, शार्प डबल आईलिड्स, परफेक्ट जो लाइन, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि किम शिन के नॉवेल के मेन कैरेक्टर का था। सीओ शॉक में साइड मिरर को और पास खींच लेता है। सच में अब उसका चेहरा वही था। थोड़ी देर तक वो बस खुद को देखता ही रह गया। फिर बोला, यार हैंडसम तो सच में हूँ, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि शायद ये कोई सपना है। रियलिटी चेक लेने के लिए उसने सीधा खुद को जोर से पंच मार दिया और अगले ही सेकंड उसके जबड़े में इतना दर्द हुआ कि उसकी चीख निकल गई। बहनचो, ये सपना बिल्कुल नहीं है। इसी बीच अचानक जमीन हिलने जैसी आवाज आई। सीओ ने ऊपर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सियोल के स्काई स्क्रेपर से भी कई गुना ऊपर एक बहुत ही जाइगेंटिक वर्ल्ड ट्री खड़ा था। उसकी ब्रांचेस पूरे आसमान में फैली हुई थी। सीओ धीरे से बोला, नहीं हो सकता, ये तो एग्जैक्टली वही वर्ल्ड ट्री है जो किम शिन के नॉवेल में था। और जैसे इतना शौक काफी नहीं था, तभी पास में दो बच्चे एक्साइटमेंट से बात करते हुए गुजरते हैं। वो सुपर ह्यूमन एकेडमी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे थे। एक लड़का अचानक चिल्लाया, स्टेटस विंडो
और तुरंत उसके सामने ग्लोइंग स्क्रीन खुल गई। फिर उसने बोला ओपन इन्वेंटरी। एक और स्क्रीन सामने आ गई। उसके बाद इक्विप प्राइमरी वेपन। अगले ही पल एक स्पाई क्लब उसके हाथ में मटेरियलाइज हो गया। लड़का प्राउडली बोला, मैं दुनिया का ग्रेटेस्ट वेपन मास्टर बनूंगा। उसका दोस्त हंसकर बोला, अरे चमन चूतिए, इस इरैंग वेपन से तो कबूतर भी नहीं मार सकता। बेचारे लड़के की सारी एक्साइटमेंट वही खत्म हो गई। वो उदास होकर बोला, ये मेरी ग्रैंडमा ने गिफ्ट किया था। उन्होंने बोला था इससे मैं स्ट्रांग सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा। दोस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत वेपन की तारीफ करने लगा। लेकिन लड़का गुस्से में क्लब को पूरी ताकत से हवा में फेंक देता है। सब उस क्लब को उड़ते हुए देखते रहते हैं और अगले ही सेकंड धड़ाम सीधा एक उड़ते हुए कबूतर को लग जाता है। दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। ये सब देखकर सीओ को फाइनली यकीन हो गया, वो सच में किम शिन की नॉवेल की दुनिया में आ चुका था। तभी एक औरत बच्चों को आवाज लगाती है, जल्दी करो, वर्ल्ड ट्री फेस्टिवल मिस हो जाएगा। फेस्टिवल का नाम सुनते ही सीओ की आंखें चमक उठती है। मतलब स्टोरी की शुरुआत आज से ही हो रही है और इसका मतलब मैंने अभी तक अपना हिडन एस रैंक स्टेटस विंडो भी अवेकन नहीं किया। सीईओ ने गहरी सांस और खुद को शांत करते हुए सोचा, अगर मैं ओरिजिनल स्टोरी को एग्जैक्टली फॉलो करूंगा तो सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। कुछ देर बाद सीईओ वर्ल्ड ट्री फेस्टिवल पहुंच जाता है। पूरा एरिया लाइट्स और डेकोरेशन से चमक रहा था। बीच में खड़ा वर्ल्ड ट्री और भी ज्यादा मजेस्टिक लग रहा था। हजारों लोग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। सीईओ उस जॉइंट ट्री को देखते हुए सोचता है, ओरिजिनल स्टोरी में इसी जगह हीरो अपना ओवर पावर्ड एस रैंक स्टेटस विंडो अवेकन करता है। तभी एक बूढ़ी और प्यारी सी आंटी अपनी बेकरी स्टॉल से उसे आवाज देती है, बेटा तुम कितने हैंडसम हो। वो उसे वर्ल्ड ट्री के लीव से बना हुआ गर्मा गर्म ब्रेड ऑफर करती है। उसकी खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि सीओ मना ही नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही आंटी ने प्राइस बताया, सीओ का चेहरा उतर गया। उसे याद आया वो तो अभी भी बिल्कुल कंगाल था। आंटी प्यार से मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, स्टेटस विंडो से बाद में पेमेंट कर देना। सीओ ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए बोला, एक्चुअली अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वो उन्हें ये तो बता ही नहीं सकता था कि उसके पास अभी तक स्टेटस विंडो ही नहीं है। इसलिए वो ब्रेड वापस करते हुए बोला, मैं बाद में आकर ले लूंगा। लेकिन बूढ़ी आंटी ने सीधा ब्रेड का पैकेट उसके हाथ में रख दिया और प्यार से बोली, पैसे की टेंशन मत, बस आराम से खा लेना। सीओ ने मना करने की कोशिश की, नहीं मैं फ्री में नहीं ले सकता। लेकिन आंटी फिर से मुस्कुरा दी, बेटा बिना टेंशन के खा लो। फिर उन्होंने प्यार से सीओ की पीठ थपथपाई, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लगते हो। ये बात सुनकर सीओ का दिल सच में पिघल गया। इस अजीब दुनिया में आने के बाद पहली बार किसी ने उसके साथ इतना प्यार से बिहेव किया था। उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने सोचा शायद इस दुनिया में रहना इतना बुरा भी नहीं होगा। उधर सीओ के जाते ही आंटी ने अपने माथे का पसीना साफ किया। उन्हें बुरा लग रहा था। उन्होंने सोचा बेचारा $2 का ब्रेड भी अफोर्ड नहीं कर पाया। इधर सीओ फेस्टिवल के बीच एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गया। उसके सामने आसमान को छूता हुआ वर्ल्ड ट्री खड़ा था। उसने ब्रेड का पहला बाइट लिया और अगले ही सेकंड उसकी आंखें फट गई। ये इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? सॉफ्ट ब्रेड और क्रीमी फिलिंग। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना डिलीशियस कुछ नहीं खाया था। ब्रेड खाते खाते उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, क्यों ना मैं हीरो बनने का प्लान ही छोड़ दूं। इसी दुनिया में आराम से नॉर्मल लाइफ जीता हूं। लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में चल रहे 3 यंगस्टर्स पर पड़ती है। उन्हें देखते ही सीओ का चेहरा सीरियस हो गया। उसने ब्रेड खाना भी बंद कर दिया क्योंकि वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। वो इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर्स थे। सबसे पहले थी ब्लू हेयर वाली एनर्जेटिक लड़की है जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती थी। उसके साथ चल रहा था ब्राउन हेयर और हेड बैंड पहने किम चार्जिन, जिसकी सार्कास्टिक स्माइल कभी नहीं जाती थी। और तीसरा था चोई जिहुन, लंबा, हैंडसम और नेचुरल लीडर जैसी पर्सनालिटी वाला लड़का। सीओ उन्हें देखकर हैरान रह गया। किम शिन ने नॉवेल में जो उनका डिस्क्रिप्शन दिया था वो बिल्कुल उसी तरह दिख रहे थे। एक पल के लिए सीओ का मन हुआ कि जाकर उनसे मिल ले, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से उनकी पहली मुलाकात अभी नहीं होनी चाहिए थी। तभी सीओ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसे नॉवेल का एक इम्पोर्टेंट सीन याद आ गया। उसकी सांसें तेज हो गई क्योंकि उसे याद आ चुका था कि अब क्या होने वाला है। यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद हीरो का हिडन एस रैंक पावर अवेकन होता है। सीओ कुछ समझ पाता उससे पहले ही बूम, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन ने
पूरे फेस्टिवल को हिला दिया। हर तरफ आग लग गई, लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। पूरा फेस्टिवल पैनिक में बदल गया। सीओ वहीं जमकर खड़ा रह गया। वो टेररिस्ट अटैक के बारे में बिल्कुल भूल गया था। फैंसी वर्ल्ड में आने की एक्साइटमेंट एक सेकंड में छू मंतर हो गई। अब उसे समझ आ गया था वो कोई नॉवेल रीड नहीं कर रहा, वो उस नॉवेल को खुद जी रहा था, और अगर यहाँ मर गया तो कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। इसी के साथ नॉवेल की पहली बड़ी ट्रेजेडी ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। आसमान के ऊपर से एक खतरनाक हंसी गूंज उठी। सबने ऊपर देखा। एक मिस्टीरियस विलेन हाईटेक फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर हवा में खड़ा था। नीचे देखकर वो हंसने लगा और बोला, पीस में रहकर तुम सब कितने कमजोर हो गए हो, आज मैं तुम सबकी मारूंगा। उसने लाल चश्मा पहना हुआ था और पर्पल कॉम्बैट सूट की वजह से वो और भी डेंजरस लग रहा था। सीओ ने उसे देखते ही पहचान लिया। इन्वेंटर नॉवेल का सबसे भड़वा विलेन, इसी मैसेकर का असली मास्टरमाइंड। नीचे मची तबाही देखकर वो मजे से हंस रहा था। तभी चोई जीहुन भागते हुए सीओ के पास आया और उसे जोर से धक्का देकर बोला, चूतियों की तरह खड़ा मत रह, भाग। ये बोलते ही जीहुन ने पूरी सिचुएशन की कमांड संभाल ली। वो सब सिविलियंस को इवाकुएट करने लगा और इंजर्ड लोगों की हेल्प भी कर रहा था। सीओ भी फाइनली भागना शुरू कर देता है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे कभी भी बाहर आ जाएगा। कुछ मिनट पहले तक नॉवेल में रीकार्नेट होना उसे एक्साइटिंग लग रहा था, लेकिन अब ये सपना एक खौफनाक नाइटमेयर बन चुका था। पीछे वर्ल्ड ट्री धीरे धीरे आग की लपटों में घिरा जा रहा था और ऊपर भड़वा इन्वेंटर अब भी जोर जोर से हंस रहा था। तब सीओ को एक बात समझ आ गई। टेररिस्ट अटैक के बारे में पढ़ना और उस अटैक को खुद सरवाइव करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एस्केप रूट ढूंढते वक्त सीईओ ने देखा कि एक हंटर ने अपना स्टेटस विंडो ओपन किया। उसने इन्वेंट्री खोली और तुरंत अपना ब्लू गॉन्टलेट एक्वामरीन एम्ब्रेस इक्विप कर लिया। हंटर ने गुस्से में इन्वेंटर की तरफ देखा और बिना एक सेकंड वेस्ट किए ब्लू मैजिक का एक पावरफुल ब्लास्ट आसमान की तरफ छोड़ दिया। कुछ ही पलों में कई फेमस गिल्ड्स के एलिट हीरोज भी वहां पहुंच गए, लेकिन इन्वेंटर के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो बस उन सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। एक एस रैंक हंटर गुस्से में बोला, लगता है तुझे मरने का बहुत शौक है, सिविलियंस पर अटैक करके जिंदा बचने का सपना मत देख। दूसरा हीरो चिल्लाया, सब लोग इवैक्यूएशन कंटिन्यू रखो, इसे हम अभी खत्म कर देते हैं। लेकिन सीओ का चेहरा और भी सीरियस हो गया, क्योंकि उसे वो सच पता था जो बाकी सब लोग नहीं जानते। इन्वेंटर का असली टारगेट कभी सिविलियंस थे ही नहीं। विलेन फिर से हंसने लगा, तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ सिर्फ बेचारे लोगों को मारने आया हूँ? उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा मेटेलिक डिवाइस ऊपर उठाया। उसकी रेड गॉगल्स के पीछे आंखें चमक रही थी और वो धीरे से बोला, मेरा टारगेट यहाँ मौजूद तुम सब हो। ये कहकर उसने उस डिवाइस का बटन दबा दिया। अगले ही पल काले और क्रिम्सन रंग की एक भयानक एनर्जी सीधा आसमान की तरफ शूट कर गई। कुछ ही सेकंड्स में वो एनर्जी आसमान के बीच एक जाइगेंटिक फ्लोटिंग स्फीयर में बदल गई। कुछ तो गड़बड़ थी। ये समझते ही एक फीमेल हंटर ने तुरंत अपनी फायर एबिलिटी एक्टिवेट की और इन्वेंटर पर अटैक कर दिया, लेकिन उसका स्पेलिल विलेन तक पहुंचता उससे पहले ही कुछ अनबिलीवेबल हुआ। पूरा सिस्टम अचानक ग्लिच करने लगा और उसकी मैजिक एक सेकंड में गायब हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बैटलफील्ड में मौजूद हर हंटर अचानक अपने घुटनों पर गिर गया। सबके चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ था। वो बार बार अपना स्टेटस विंडो ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी का स्टेटस विंडो ओपन ही नहीं हो रहा था। उनकी सारी पावर्स कंप्लीटली गायब हो चुकी थी। बैटलफील्ड में एकदम से फेस स्प्रेड हो गया। जो हीरोज अभी तक सबसे पावरफुल थे, अब वही लोग बिल्कुल हेल्पलेस पड़े थे। ये देखकर इन्वेंटर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। वो उन सबको नीचा दिखाते हुए बोला, फूल्स, पूरा जीवन तुमने बोरोड पावर के भरोसे गुजारा है। फिर उसने प्राउडली अपनी इन्वेंशन रिवील की स्टेटस डिसरप्टर और ऑर्डर दिया, अब घुटनों के बल बैठ जाओ और इस पावर के सामने सरेंडर करो। इन्वेंटर के अकॉर्डिंग उसने पूरे स्टेटस सिस्टम को डिकोड कर लिया था। उसका पर्पस था ह्यूमैनिटी को स्टैट्स और सिस्टम्स की डायरनी से फ्री करना, ताकि इंसान दोबारा सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करे। अगले ही पल एक मैसिव क्रिम्सन शॉक वेव पूरे फेस्टिवल में फैल गई और पूरा एरिया उसकी रेंज में आ गया। अब हर हंटर पावरलेस था। इन्वेंटर उन्हें देखकर क्रूल स्माइल के साथ बोला, तो अब कैसा फील हो रहा है जब पता चला कि तुम्हारी पावर कभी तुम्हारी थी ही नहीं? ये कहकर उसने एक इंजर्ड फीमेल हंटर का चेहरा पकड़ लिया और वायलेंटली उससे जवाब मांगने लगा।
उधर सीओ एक वॉल के पीछे छुपा हुआ सब देख रहा था और उसे ओरिजिनल नॉवेल का एग्जैक्ट सीन याद आ गया। यही वो मोमेंट था जब ओरिजिनल स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट था जो स्टेटस विंडो पर डिपेंड नहीं करता था, आगे बढ़कर सबको बचाता है। लेकिन किसी ने इन्वेंटर को जवाब नहीं दिया। इससे विलेन और इरिटेट हो गया। उसने कैजुअली कुछ मेटल ग्रेनेड्स निकाले और फॉलन हंटर्स की तरफ फेंक दिए। अगले ही सेकंड बूम एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स हुए और उन हंटर्स का वहीं पर काम तमाम हो गया। दूर खड़े सिविलियंस ये मैसेकर देखकर डर से कांप उठे और सीईओ उसका पूरा बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक कर रहा था। अब उसे फाइनली समझ आ रहा था कि सिचुएशन कितनी डेंजरस थी। वो कवर के पीछे और ज्यादा सिमट गया और अपना हाथ मुंह पर रख लिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकले। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पहली बार सीओ को रियलाइज हुआ कि वो यहाँ सच में मर सकता है। वो नॉवेल का फियरलेस हीरो नहीं था, वो तो बस एक ऑर्डिनरी लड़का था जो गलती से एक डेंजरस नॉवेल के अंदर फंस गया था। तभी एक सर्वाइविंग हंटर डेस्परेट होकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। प्लीज मेरी फियांसे मेरा वेट कर रही है। लेकिन इन्वेंटर को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे उस हेल्पलेस हंटर की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथों से रेजर शार्प क्लॉज बाहर आ रहे थे। तभी स्मोक के बीच से एक शैडो तेजी से निकली। चोई जी-हुन उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर एक मैसिव ग्रेट स्वॉर्ड इन्वेंटर की बैक पर दे मारा। सर्वाइविंग हंटर शॉक में देख रहा था। जी-हुन बिना डरे सीधा विलेन पर चार्ज कर चुका था। लेकिन अटैक लैंड होने से पहले ही इन्वेंटर ने अनबिलीवेबल मूव किया। उसने उस मैसिव ग्रेट स्वॉर्ड को सिर्फ अपनी एक लेग से ब्लॉक कर दिया और अगले ही सेकंड एक पावरफुल किक मारकर जी-हुन को दूर फेंक दिया। लेकिन इन्वेंटर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो इम्प्रेस लग रहा था। उसने जी-हुन की तारीफ करते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, स्टेटस विंडो के बिना भी तुम इतनी हैवी स्वॉर्ड स्विंग कर सकते हो। फिर वो इंजर्ड जी-हुन के पास जाकर बोला, तुम तो एक एक्सीलेंट टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे। मैं तुम्हें अपनी लैबोरेटरी में लेकर जाऊंगा। ये सुनकर सेओ ने पैनिक में अपना सिर पकड़ लिया। उसे पता था कि एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर उसकी पावर अवेकन होनी चाहिए, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी पावर एक्टिवेट ही नहीं हो रही थी। फियर ने उसका पूरा माइंड कंट्रोल कर लिया। सीओ फाइनली टर हुआ और भागना शुरू कर दिया। वो खुद को समझाने लगा, मैं हीरो नहीं बन सकता। शायद ओरिजिनल स्टोरी खुद ही सब कुछ फिक्स कर लेगी। मे बी ये सब कोई हॉरिबल इल्यूजन है। लेकिन अचानक सीओ रुक गया। उसके सामने जमीन पर एक लाइफलेस बॉडी पड़ी थी। सीओ की आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गई। वो बॉडी उसी काइंड ओल्ड लेडी की थी जिसने कुछ देर पहले उसे फ्री में ब्रेड दिया था। उसके आसपास उसकी पेस्ट्रीज मिट्टी और खून से भरी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। सीओ कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल साइलेंट खड़ा रहा। उसका सीना भारी हो गया, आंखों में सैडनेस और अंदर गुस्सा दोनों एक साथ भरने लगे। उसी मोमेंट सीओ को समझ आ गया, वो सिर्फ अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकता। उधर फेस्टिवल के बाहर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी पैनिक में थे। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किस टाइप की एनर्जी ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। एक फीमेल गिल्ड लीडर और भी ज्यादा डेस्परेट होती जा रही थी। उसके टीममेट्स बैरियर के अंदर फंसे हुए थे। उसका असिस्टेंट उसे रियर करते हुए बोला, डोंट वरी, हमारे हंटर स्ट्रांग है, वो अटैकर को हरा देंगे। लेकिन उन दोनों को जरा भी आइडिया नहीं था कि बैरियर के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा था। उधर बैटलफील्ड के सेंटर में इन्वेंटर ने जीहन को जमीन पर पिन कर दिया। उसने जीहन का सिर पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें अपनी प्राइवेट लैबोरेटरी में लेकर जा रहा हूँ। फिर कपी स्माइल के साथ बोला, शायद तुम्हारा ब्रेन कट करके थोड़ा और क्लोजली स्टडी करो। लेकिन तभी स्टोन फ्लोर पर पड़ी उस जैक्टिक ग्रेट स्वॉर्ड के हैंडल को किसी ने फर्मली पकड़ लिया। स्मोक के बीच से एक फिगर बाहर निकला। सीओ वो मैसिव ग्लोइंग ग्रेट स्वॉर्ड को जमीन पर ड्रैग करता हुआ सीधा इन्वेंटर की तरफ चलने लगा। इन्वेंटर ने तुरंत उसे नोटिस कर लिया। वो मुड़कर सीओ की तरफ देखने लगा। सीओ ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उस एनॉर्मस स्वॉर्ड को स्विंग कर दिया। इन्वेंटर ने लास्ट पॉसिबल मूवमेंट पर अटैक डच कर लिया। सीओ के दांत फ्रस्ट्रेशन में भिंच गए। उसका पहला अटैक मिस हो गया था। इन्वेंटर अपने फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर हवा में उठ गया। वो डिसबिलीफ में सीईओ को देखते हुए बोला, हाउ द हेल आर यू स्टिल मूविंग? फिर उसकी आंखें नैरो हो गई। स्टेटस डिरप्टर ने तुम पर काम क्यों नहीं किया? इन्वेंटर के रेड गॉगल्स के पीछे से उसकी आंखें सीईओ को स्कैन कर रही थी और वो गुस्से में चिल्लाया, तू आखिर है कौन? उधर सीईओ खुद को अंदर ही अंदर गाली दे रहा था। शिट, मुझे फर्स्ट अटैक में ही इसे फिनिश कर देना चाहिए था। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अब रियलिटी उसके
सामने बिल्कुल क्लियर थी। अगर फाइट ज्यादा देर चली तो मरने वाला खुद सीईओ हो सकता था। इन्वेंटर भी सोचने लगा कहीं इसके पास कोई एंशिएंट रिलिक तो नहीं जो इसे स्टेटस डिस्ट्रप्टर से प्रोटेक्ट कर रहा हो। लेकिन अगले ही मोमेंट उसने खुद ही इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी इन्वेंटर के हाथों के आसपास रेड स्पार्क्स क्रैकल होने लगे। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल स्प्रेड हो गई और वो बोला, इंटरेस्टिंग, तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा वैल्यूएबल निकला। पास में पड़ा इंजर्ड वॉरियर अभी भी होश में रहने की कोशिश कर रहा था। वो सीईओ को देखकर कंप्लीटली स्टन था। ये बंदा आखिर है कौन? स्टेटस डिसरप्टर के बाद भी ये नॉर्मली मूव कैसे कर रहा है? और सबसे अजीब बात, सीईओ की स्वॉर्ड स्टैंस बिल्कुल एमेच्योर जैसी थी। फिर भी वो इन्वेंटर के अटैक्स को सॉर्ट ऑफ हैंडल कर रहा था। वॉरियर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पॉसिबल कैसे है। उसकी नजर सीईओ के हाथ में मौजूद ब्लैक आयरन ग्रेट स्वॉर्ड पर पड़ी। ये एक ऐसी वेपन थी जिसे वील्ड करने के लिए नॉर्मली रैंक स्ट्रेंथ स्टैट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन सीईओ इसे बिना किसी सिस्टम के कैसे चला रहा था। तभी इन्वेंटर अचानक सीईओ की तरफ डैश कर गया। उसके मेटेलिक क्लॉज और सीईओ की ग्रेट स्वॉर्ड टकरा गई। क्लैंग सीईओ ने सॉर्ट ऑफ अटैक ब्लॉक कर लिया, लेकिन इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि उसके दोनों आर्म्स ऑलमोस्ट गिव अप कर गए। अंदर ही अंदर सीईओ की हालत खराब थी। वो पैनिक में सोच रहा था, शिट, मेरा एस रैंक स्टेटस विंडो आखिर अवेकन कब होगा? लेकिन उसे रिकवर करने का टाइम भी नहीं मिला। इन्वेंटर इनक्रेडिबल स्पीड से स्वॉर्ड के नीचे से स्लाइड कर गया और एक स्मूथ मूवमेंट में काउंटर अटैक कर दिया। अगले ही सेकंड क्रिम्सन लाइट टर्निंग का एक वायलेंट ब्लास्ट सीईओ की बॉडी से टकराया। पेन इतना अनबियरेबल था कि सीईओ के हाथ से ग्रेट स्वॉर्ड छूट गई। उसका पूरा बॉडी हवा में उछल गया और वो जोर से बैटलफील्ड की जमीन पर जा गिरा। खून उसके मुंह से बाहर आ गया। उसके बॉडी का हर एक हिस्सा जल रहा था और पहली बार सीईओ को जेन्युइनली फील हुआ, मैं मरने वाला हूँ। इन्वेंटर धीरे धीरे उसके पास आया। उसने सीईओ का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। फिर एक्साइटमेंट से हंसने लगा, क्या अनएक्सपेक्टेड प्राइस मिला है मुझे। सिस्टम में एक और लूप होल मिल गया। लेकिन जब इन्वेंटर ने सीईओ को ध्यान से देखा तो उसकी नजर सीईओ के अपीयरेंस पर टिक थी। अचानक वो फ्रीज हो गया। उसके एक्सप्रेशन में एकदम से चेंज आ गया। कुछ सेकंड्स बाद वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर हंसने लगा। अब समझ आया तू बाकी सबसे डिफरेंट क्यों है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए इन्वेंटर अपने फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़ गया और सीईओ को अभी भी गले से पकड़ रखा था। वो बोला, हमें तुरंत लेबोरेटरी वापस जाना होगा। मैं इस फैसिनेटिंग स्पेसिमेन को डिसेक्ट करने के लिए वेट नहीं कर सकता। सीईओ का गला दब रहा था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो गुस्से में बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तेरा लैब रैट बनकर नहीं मरने वाला। अपनी बची कुची सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके सीईओ ने इन्वेंटर के चेस्ट पर एक पावरफुल किक मार दी। अनएक्सपेक्टेड अटैक की वजह से इन्वेंटर की ग्रिप लूज हो गई। सीईओ आजाद तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर नहीं था और सीधा नीचे गिरने लगा। सीईओ हवा में रैपिडली फॉल कर रहा था। उसके दिमाग में हजारों थॉट्स चलने लगे। उसे याद आया जब उसे पहली बार पता चला था कि वो नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट के बॉडी में आ गया है। तब उसे लगा था ये तो ड्रीम कम ट्रू है, लेकिन अब वही ड्रीम एक कंप्लीट नाइटमेयर बन चुका था। नीचे जलता हुआ वर्ल्ड ट्री हर सेकंड और पास आ रहा था। फियर ने सीईओ को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि शायद इस फैंसी वर्ल्ड में मेरी लाइफ यही खत्म होने वाली है। लेकिन उसी मोमेंट कुछ इम्पॉसिबल हुआ। सीईओ के आसपास एक स्ट्रेंज ग्लिच सिस्टम इंटरफेस अपीयर हो गया। उसकी आंखों के सामने काउंटलेस एरर मैसेजेस फ्लैश होने लगे और मिस्टीरियस ग्रीन एनर्जी उसके बॉडी को सराउंड करने लगी। सीईओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और हैरान रह गया। वो गिर नहीं रहा था, वो हवा में फ्लोट कर रहा था। उसके आसपास की पूरी दुनिया चेंज हो चुकी थी। अब वो एक वास्ट वाइट स्पिरिचुअल रियल में था। हर तरफ ग्लोइंग ग्रीन पार्टिकल्स हवा में फ्लोट कर रहे थे। सीईओ की आंखें भी ब्रिलियंट गोल्डन लाइट से ग्लो करने लगी। उसने कंफ्यूज होकर अपने हाथ देखे। उसके पूरे बॉडी से वही मिस्टीरियस ग्रीन एनर्जी रेडिएट हो रही थी। तभी उसके पीछे एक ब्यूटीफुल ट्रांसलूसेंट स्पिरिट अपीयर हुई। वो एक एलिगेंट एल्फ जैसी लग रही थी और उसका कनेक्शन डायरेक्टली वर्ल्ड ट्री से था। उसके लॉन्ग फ्लोइंग रोब्स हवा में स्लोली मूव कर रहे थे और उसके आसपास एंशिएंट ग्लोइंग रूम्स फ्लोट कर रहे थे। स्पिरिट ने सीईओ को पीसफुल स्माइल के साथ देखा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में एक छोटा सा ग्रीन लाइट ऑब अपीयर हुआ। सीईओ धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और वो ग्लोइंग ऑब सीधा सीईओ की पाम में आ जाता है। जैसे ही सीईओ ने उसे टच किया, उसकी बॉडी में एक पावरफुल कनेक्शन फील हुआ। वो कनेक्शन सेक्रेड वर्ल्ड ट्री के साथ था। वार्म एनर्जी उसके पूरे बॉडी में फ्लो होने लगी और फिर एक इंस्टेंट में वो ग्लोइंग ऑब
ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके हाथ में एक मैग्निफिसेंट गोल्डन बो अपीयर हुआ। ये बो प्योर नेचर के रॉ पावर से ओवरफ्लो कर रहा था। अगले ही सेकंड एक मैसिव ग्रीन लाइट ब्लास्ट ने पूरे स्पिरिचुअल रेलम को कवर कर लिया और सीओ की कॉन्शियसनेस वापस रियलिटी में खींच ली गई। उधर फेस्टिवल के बैटलफील्ड में इन्वेंटर शॉक में आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो इम्पॉसिबल था। आसमान में सीओ हवा में फ्लोट कर रहा था और उसके आसपास एक जाइगेंटिक पिलर ऑफ ब्रिलियंट लाइट था। इन्वेंटर की आंखें शॉक से फैल गई। ये वर्ल्ड ट्री के साथ रेजोनेट कर रहा है। कुछ ही सेकंड्स बाद सीओ ग्रेसफुली जमीन पर लैंड करता है और उसके अराउंड एक पावरफुल वेव ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोड हो जाती है। इन्वेंटर बस उसे देखता रह गया। सीओ ने अपने हाथ में मौजूद लेजेंडरी गोल्डन बो को टाइटली ग्रिप किया। बो से निकलने वाली एमरल्ड लाइट हर सेकंड और ब्राइटर होती जा रही थी। अब सीओ के फेस पर फियर नहीं था। उसकी एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिटरमाइंड थी। वो धीरे धीरे बोस्ट रिंग को पीछे खींचता है और सीधा हवा में फ्लोटिंग इन्वेंटर को टारगेट करता है। उसकी आंखें ब्रिलियंट ग्रीन लाइट से ग्लो कर रही थी और उसका पूरा फोकस सिर्फ एक टारगेट पर था। इन्वेंटर के फोरहेड पर पसीना आ गया। जैसे ही उसने उस एंशिएंट रेलिक और एल्वन मार्क को रिकॉग्नाइज किया, उसे समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है। लेकिन डरने के बजाय उसके चेहरे पर एक पागल सी स्माइल आ गई। उसकी सालों की रिसर्च आखिर सच प्रूव हो रही थी। सीओ ने बो पर एक जैक्टिक एरो क्रिएट किया। एरो कम्प्लीटली प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना था। उसने बो स्ट्रिंग को मैक्सिमम लिमिट तक खींच दिया। सीन देखकर इन्वेंटर अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी आवाज ऑब्सेशन से कांप रही थी। तो तू ही वो है, वो इंसान जिसने फाइनली सिस्टम को भी सरपास कर दिया। अगले ही सेकंड सीओ ने बोस्ट्रिंग छोड़ दी। वश ब्रिलियंट ग्रीन लाइट से बना एरो सीधा इन्वेंटर की तरफ शूट हुआ। विलेन का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। व्हाट द हेल। अगले ही पल एरो सीधा उससे जा टकराया। उसकी हाईटेक इक्विपमेंट को स्पिरिचुअल एनर्जी ने चीर कर रख दिया। लेकिन अटैक का सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट था स्टेटस डिसरप्टर। एरो ने बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ स्टेटस डिसरप्टर को हिट कर दिया। क्रैक डिवाइस काउंटलेस पीसेस में शैटर हो गया और वर्ल्ड ट्री के पास एमरल्ड एनर्जी का एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। पूरा एरिया ब्रिलियंट ग्रीन लाइट से भर गया। उधर स्टोन पेवमेंट पर पड़ा चोई जीहन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके पास अब बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ बची थी। वो मुश्किल से आसमान की तरफ देखता है और जो सीन उसकी आंखों के सामने था उससे वो कम्प्लीटली स्टन रह गया। जाइगेंटिक वर्ल्ड ट्री के पास सीओ हवा में फ्लोट कर रहा था। उसका पूरा बॉडी गोल्डन लाइट से सराउंडेड था और उसके हाथ में था वो लेजेंडरी गोल्डन बो। सीओ उस मोमेंट में ऑलमोस्ट का इसी ह्यूमन से ज्यादा एक डिवाइन बीइंग जैसा लग रहा था। वो अनफॉरगेटेबल सीन जीहन के दिमाग में हमेशा के लिए प्रिंट हो गया। लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे ब्लर होने लगा। वो और देर तक कॉन्शियस नहीं रह सका और दोबारा आंखें बंद करके बेहोश हो गया। उधर सीओ धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ डिसेंड करने लगा। जैसे ही वो जमीन पर लैंड हुआ, उसके हाथ में मौजूद लेजेंडरी बो काउंटलेस ग्लोइंग पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो गया। उसके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी भी धीरे धीरे डिस्पियर होने लगी और जैसे ही उसके दोनों पैर जमीन को टच हुए, उसकी सारी स्ट्रेंथ एक साथ खत्म हो गई। उसने अपनी लास्ट रिमेनिंग एनर्जी भी उस एक अटैक में लगा दी थी। इसलिए सीओ फाइनली अनकॉन्शियस हो गया और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। इन्वेंटर डिफीट हो चुका था, इसलिए फेस्टिवल को कवर करने वाली क्रिम्सन एनर्जी भी डिस्पियर हो गई। वर्ल्ड ट्री दोबारा पीसफुल हो गया। पूरे एरिया को सराउंड करने वाला बैरियर भी कोलैप्स हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स तुरंत फेस्टिवल के अंदर रश कर गए। उनका मेन गोल था सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना। मेडिकल टीम्स को भी इमीडिएटली बुलाया गया क्योंकि कई हाई रैंकिंग गिल्ड हंटर्स सीरियसली इंजर्ड थे। उधर एक सूटेड असिस्टेंट अपने सुपीरियर को डेस्परेटली वार्न कर रहा था, सर एरिया अभी भी एक्सट्रीमली डेंजरस है। लेकिन उसकी वार्निंग इग्नोर कर दी गई। तभी एक यंग ग्लॉन गर्ल वुडन को लेकर सबको क्रॉस करती हुई सीधा फेस्टिवल के अंदर भाग गई। वो ऑलरेडी जानती थी कि इस अटैक के पीछे सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है। द रथलेस इन्वेंटर उसकी आंखों में आंसू भरने लगे और उसने दिल में स्वेयर किया, मैं उस मर्सलेस बास्टेड को अपने हाथों से मारूंगी। लेकिन जैसे ही वो वर्ल्ड ट्री की मैसिव रूट्स के पास पहुंची, वो अचानक रुक गई। उसकी नजर हवा में फ्लोटिंग किसी चीज पर पड़ गई। वर्ल्ड ट्री के जॉइंट रंग के आसपास टाइनी स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लोइंग ग्रीन मैजिक हवा में स्लोली ड्रिफ्ट कर रहे थे। गर्ल उन मिस्टीरियस लाइट्स को देखकर कंप्लीटली शॉक थी। फिर उसकी नजर ट्री के नीचे पड़ी एक बॉडी पर गई। वो सीओ था। सीओ अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था और उसके चेस्ट के ऊपर
ग्लोइंग ग्रीन पार्टिकल्स किसी सॉफ्ट ब्लैंकेट की बढ़ा स्प्रेड थे। ब्लॉन्ड गर्ल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। सीओ के अराउंड ग्लोइंग लीव्स का एक परफेक्ट सर्कल बना हुआ था, लेकिन सीओ को इस सब का जरा भी होश नहीं था। वो पीसफुली सो रहा था। उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वर्ल्ड ट्री की गोल्डन पावर साइलेंटली उसकी वुंड्स हील कर रही थी। तभी ब्लू सिस्टम अलर्ट्स एक के बाद एक फ्लैश होने लगे। सिस्टम फेलियर डिटेक्टेड, इमरजेंसी रिकवरी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। कुछ मोमेंट्स बाद सीओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसने हल्की सी ग्रोन की और फाइनली उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई। वो एक कंफर्टेबल हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। उसने पेशेंट गाउन पहना हुआ था। जैसे ही उसने मूव किया, उसके सर में एक शार्प हेडेक हुआ। सीओ ने अपना फोरहेड पकड़ा और स्लोली बेड पर बैठ गया। उसने रूम के आसपास देखा। मेडिकल इक्विपमेंट, हार्ट मॉनिटर और हॉस्पिटल की सारी मशीनरीज उसके आसपास लगी हुई थी। सीओ कंफ्यूज होकर बोला, हॉस्पिटल? कुछ सेकंड्स के लिए उसके दिमाग में एक थॉट आया। कहीं वर्ल्ड ट्री फेस्टिवल में जो कुछ हुआ वो सब सिर्फ एक क्रेजी ड्रीम तो नहीं था, लेकिन उसकी मेमोरीज बिल्कुल क्लियर थी। ओह, से वाइड स्पिरिचुअल डायमेंशन याद थी, वो मिस्टीरियस स्पिरिट याद थी, उससे मिली इनक्रेडिबल पावर याद थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे वो गोल्डन बो भी याद था जिससे उसने इन्वेंटर को डिफीट किया था। सीओ फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़ लेता है। शिट, आखिर हुआ क्या है? स्टोरी चेंज हो गई है। ओरिजिनल प्रोटैगोनिस्ट को तो फेमस एस रैंक स्टेटस विंडो अवेकन करना था, लेकिन सीईओ को सिर्फ एक चीज क्लियरली याद थी। सिस्टम बार बार क्रिटिकल एरर अनाउंस कर रहा था। वो अभी इसी कंफ्यूजन में था कि तभी रूम के डोरवे से एक फीमेल वॉइस आई, सीईओ तुम फाइनली जाग गए। अनएक्सपेक्टेड वॉइस सुनकर सीईओ तुरंत डोरवे की तरफ मुड़ गया, और जैसे ही उसने देखा उसकी आंखें शॉक में फैल गई। डोर पर खड़ी थी शिंजा, एक वेल्थी यंग वुमेन जिसके ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर और स्ट्राइकिंग ग्रीन आइज थे। वो पूरे कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल और टैलेंटेड गर्ल्स में से एक मानी जाती थी। सीईओ बिना सोचे बोल पड़ा। शिंजा भी सरप्राइज हो गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? सीईओ के दिमाग में अलार्म बज गया। शिट, ऑफ कोर्स वो उसे जानता था। शिंजा कंट्री के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप की एयर थी और अपनी जनरेशन की स्ट्रांगेस्ट यंग फाइटर्स में से एक। ओरिजिनल नॉवेल में वो एक एब्सोल्यूट जीनियस थी। कॉम्बैट ट्रेनिंग हो या एकेडमिक्स, हर जगह वो टॉप पर रहती थी। एकेडमी में भी उसने एंट्रेंस के टाइम ही अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक अचीव की थी। इसी वजह से जब ओरिजिनल प्रोटैगोनिस्ट के पास रेडिकुलसली ओवरपावर्ड एस रैंक एबिलिटी अवेकन हुई तो शिंजा उस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। धीरे धीरे उनकी राइवलरी डेवलप हुई और आगे चलकर शिंजा प्रोटैगनिस्ट की ग्रेटेस्ट राइवल भी बनी और स्टोरी की मेन हीरोइन भी। ये सब याद करके सीईओ को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उसके हॉस्पिटल रूम में आखिर कर क्या रही है। शिंजा कैजुअली सीईओ की तरफ वॉक करती हुई आई और बोली, मुझे लगा था तुम मुझे तुरंत पहचान लोगे। लेकिन अगले ही सेकंड शिंजा ने सीईओ के सामने घुटने पर बैठकर अपना हेड नीचे झुका दिया। सीईओ कंप्लीटली फ्रीज हो गया। उसका जल लगभग फ्लोर पर गिरने वाला था। वाद द हेल, उसके दिमाग में कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा था। आखिर ये लड़की मुझे इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रही है? शिंजा ने कंप्लीटली सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपना हेड और झुका दिया और बोली, एल्विन एंसेस्टर आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। सीईओ का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। एल्विन एंसेस्टर, ये टाइटल उसने कहीं सुना था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसे ओरिजिनल नॉवेल का एक पुराना लोर याद आ गया। लगभग 10,000 साल पहले ड्वर्ब्स, ड्रैग्स और वैम्पायर्स जैसी लेजेंडरी रेसेस सर्वाइवल के लिए काउंटलेस बैटल्स लड़ा करते थे। उसी एंशिएंट एरा में एल्व्स इवेंचुअली कोरिया में सेटल हो गए थे और उन्होंने अपनी पूरी सिविलाइजेशन सेक्रेड वर्ल्ड ट्री के अराउंड बिल्ड की थी। सीईओ को नॉवेल की वो हिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी याद थी, लेकिन एक चीज अभी भी उसके दिमाग के बाहर थी। आखिर शिंजा मुझे एल्विन एंसेस्टर क्यों बुला रही है? इससे पहले कि सीईओ कुछ और पूछ पाता, शिंजा धीरे से उसके पास आई और प्यार से उसके शोल्डर पर हाथ रख दिया। सीईओ इंस्टिंक्टिवली थोड़ा स्टिफ हो गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि शिंजा करना क्या चाहती है। शिंजा ने उसके लेफ्ट शोल्डर को ध्यान से देखते हुए कैजुअली कहा, समथिंग अनयूजुअल तुम्हारे बॉडी पर है। सीईओ ने तुरंत अपना शोल्डर देखा और जैसे ही उसकी नजर वहां पड़ी, उसका दिल ऑलमोस्ट हलाक में आ गया। उसकी स्किन पर एक ग्लोइंग ग्रीन क्रेस्ट बन चुका था। वो मैजिकल सिंबल इंटेंस एमर्ल्ड लाइट से ग्लो कर रहा था। सीईओ डिसबिलीफ में उस क्रेस्ट को देखता रह गया। वो इसे तुरंत पहचान गया। ये एल्विन ब्लड लाइन्स का ऑथेंटिक रॉयल क्रिस्ट था। सीईओ की सांसें अननोइंग होने लगी। व्हाई द हेल, मेरे बॉडी पर ये कैसे आ गया? लेकिन शिंजा ने कैजुअली उसे पैनिक ना करने को कहा। उसने बताया कि सीईओ के शोल्डर पर बना ये क्रेस्ट एक हाईली कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है। ट्रस्टेड लोगों को ही इसके एक्सटेंस के बारे में पता था। फिर वो जेंटल स्माइल के साथ बोली, अब तुम्हें मुझसे
से अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सीओ बिल्कुल स्टंट रह गया। स्टोरी कम्प्लीटली ऑफ द रोड जा चुकी है। सीओ थोड़ा एम्बरेस होकर ब्लश करने लगा। उसे समझ आ गया कि शिंजा उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ एक्सप्लेन कर पाता, शिंजा ने अचानक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट से सीईओ एकदम से बंदर की तरह जंप कर गया। अब वो और भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। शिंजा ने एक्साइटेड आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या वर्ल्ड ट्री फेस्टिवल पर अटैक के वक्त इन्वेंटर को तुमने ही डिफीट किया था? उसने एक्सप्लेन किया कि वर्ल्ड ट्री से एक लेजेंडरी प्रोटेक्टर अवेकन हुआ था जिसके पास एल्फ की पावर थी और उसी ने सबको उस डिजास्टर से बचाया था। शिंजा ने ये भी बताया कि उसने अपने फैमिलीज के पूरे कॉर्पोरेट डेटाबेस में सीईओ के बारे में सर्च किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे सीईओ अचानक कहीं से अपीयर हुआ हो। सीईओ डेस्परेटली अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं एल्फ नहीं हूँ और मैं डेफिनेटली कोई सेवियर भी नहीं हूँ। लेकिन शिंजा ने उसके डिनायल को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। वो रूम के कॉर्नर में गई और कुछ ही सेकंड्स बाद एक पुराना वुडन बॉक्स ले वापस आ गई। बॉक्स पर ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट कार्विंग्स बनी हुई थी। शिंजा ने बॉक्स सीईओ के सामने रखते हुए डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तो तुम सच में कह रहे हो कि तुम एल्फ नहीं हो? फिर उसने स्लोली बॉक्स खोला। अंदर एक ब्यूटीफुल गोल्डन एमलेट रखा था जिसके सेंटर में एक ग्लोइंग ग्रीन जेम स्टोन लगा हुआ था। शिंजा ने एक्सप्लेन किया, ये हमारे फैमिली का एंशिएंट रेलिक है। इसका नाम है फॉरेस्ट काम सील। फिर उसने सीईओ से कहा कि वो इसे एक बार होल्ड करके देखें। सीईओ कुछ सेकंड्स के लिए हेजिटेट हुआ। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। शायद यही परफेक्ट चांस है शिंजा को प्रूव करने का कि वो कम्प्लीटली गलत है। सीईओ के फेस पर कॉन्फिडेंस स्माइल आ गई। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग वही खत्म हो जाएगी। सीईओ ने कैजुअली एमुलेट उठाया और बोला, ध्यान से देखना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही उसकी फिंगर्स रेलिक को टच करती है, पुफ, पूरा एमलेट एक इंटेंस एमर्ल्ड लाइट से ग्लो करने लगा। सीईओ शॉक में चिल्लाया, व्हाट द हेल? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि रेलिक उसके टच करते ही रिएक्ट क्यों कर रहा है। उधर शिंजा भी कम्प्लीटली अमेज थी और उसी वक्त सीईओ को अपने चेस्ट के अंदर एक एनोमस स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस हुई। ये सब कुछ बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा था। सीईओ ग्लोइंग रिलिक को देखता रहा। तभी उसने एक फैमिलियर सेंसेशन फील की, वही वार्म फीलिंग जो उसने फेस्टिवल में अनकॉन्शियस होने से थोड़ी देर पहले फील की थी। और तब उसे सब समझ आ गया, ये एग्जैक्टली वही एनर्जी थी। शिंजा ने अचानक उसके शोल्डर की तरफ पॉइंट किया, द क्रेस्ट। सीईओ ने तुरंत नीचे देखा। उसका रॉयल एल्विन क्रेस्ट भी एमुलेट की तरह इंटेंसली ग्लो कर रहा था। शिंजा की आंखों में एक्साइटमेंट भर गई। वो सीईओ की अनबिलीवेबल पावर की तारीफ करने लगी। लेकिन सीईओ के अंदर पैनिक मचा हुआ था। ओरिजिनल नॉवेल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो रेलिक को ग्लो करते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर उसकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। बिना किसी स्टेटस विंडो के वो एक एंशिएंट एल्विन आर्टिफैक्ट एक्टिवेट कर रहा था, जो कि थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल होना चाहिए था। तभी सीईओ के दिमाग में एक और प्रॉब्लम आई। शिंजा ओरिजिनल स्टोरी में इन्वेंटर ही वो विलेन था जिसकी वजह से शिंजा ने अपनी मदर को खोया था। और ओरिजिनल टाइमलाइन में शिंजा को काफी लेटर पता चलना था कि इन्वेंटर को एक्चुअली किसने डिफीट किया। लेकिन अब सब कुछ ऑलरेडी चेंज हो चुका था। प्लॉट कम्प्लीटली कंट्रोल से बाहर जा चुका था। कुछ देर सोचने के बाद सीईओ ने फाइनली डिसीजन ले लिया, अगर सिचुएशन इतनी दूर आ ही चुकी है तो अब वो भी इस लाइक को प्रॉपरली कंटिन्यू करेगा। सीईओ का एक्सप्रेशन सडनली सीरियस हो गया। उसने डायरेक्टली शिंजा की आंखों में देखते हुए फर्म वॉइस में कहा, जो कुछ भी इस रूम में हुआ है उसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। सीईओ ने ग्लोइंग एमुलेट को और टाइट पकड़ लिया। फिर अपने फेस पर मैक्सिमम सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, यस, मैं ही एल्विन एंसेस्टर हूँ। और बिना हेजिटेट किए सीईओ ने अपनी फेक स्टोरी कंटिन्यू कर दी। उसने कहा कि शिंजा की मदद की स्पिरिट ने ही उस सेक्रेड वर्ल्ड ट्री के अंदर से उसकी लॉन्ग स्लिप से अवेकन किया था ताकि वो इन्वेंटर को डिफीट कर सके। सीईओ की बात सुनकर शिंजा की आंखों में टीयर्स आ गए, लेकिन सीईओ ने एक्टिंग कंटिन्यू रखी। उसने कहा कि ह्यूमन फॉर्म में आने की वजह से उसकी ऑलमोस्ट सारी रिमेनिंग पावर कंज्यूम हो गई। फिर कुछ सेकंड्स का ड्रामेटिक पॉज लेने के बाद सीईओ ने ऑकवर्डली अपना थ्रोट क्लियर किया, अब बाय द वे कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? शिंजा का फेस इंस्टेंटली ब्राइटन हो गया। बस एक मिनट एंसेस्टर, मैं अभी आपके लिए फूड अरेंज करवाती हूँ। एक्साइटमेंट छुपाए बिना शिंजा तुरंत हॉस्पिटल रूम से बाहर भाग गई। डोर बंद होते ही सीईओ ने फाइनली एक लंबी सांस ली। होली शिट, इसने तो मेरी हर बात सच मान ली। अब रूम में अकेला रहकर सीईओ खुद भी अमेज था। सिर्फ एक मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कंट्री की स्ट्रांगेस्ट हैरिस उसके साथ अनबिलीवेबल रिस्पेक्ट से बिहेव कर रही थी। लेकिन तभी सीईओ की फिंगर टिप्स में एक स्ट्रेन टिंगलिंग सेंसेशन होने लगी। उसने तुरंत
नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है और अगले ही सेकंड बूम एक सडन एनर्जी बस्ट हुआ और एमुलेट उसके हाथ से फोर्सफुली बाहर निकल गया। वो सीधा बेड पर जा गिरा। सीईओ कंप्लीटली कंफ्यूज होकर रेलिक को घूरने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एमलेट ने अचानक उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया। सीईओ ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसने सोचा शायद मेरा बॉडी अभी इतनी पावरफुल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ की वेंस पर पड़ी। उनमें अभी भी हल्की सी ग्रीन लाइट ग्लो कर रही थी। ये देखते ही सीईओ को तुरंत उस मिस्टीरियस व्हाइट डायमेंशन वाला स्पिरिचुअल एल्फ याद आ गया। वही एल्फ जिससे उसकी मुलाकात उस स्ट्रेंज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हुई थी। सीईओ ने अपने हाथ में फ्लो हो रही एनर्जी पर फोकस किया और तब उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी आई। वेट, उसने एक्चुअली एल्विन मैजिक यूज की थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल एस रैंक स्टेटस विंडो अवेकन होने के बजाय उसके अंदर किसी कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की हिडन पावर अवेकन हुई हो? सीईओ और क्यूरियस हो गया। उसने अपने हॉस्पिटल गाउन का कॉलर थोड़ा नीचे किया और शोल्डर पर बने ग्लोइंग मार्क को चेक करने लगा। फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आया, क्या पता अब मैं दूसरी रेसेस की एबिलिटीज भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, डोर खुल गया। शिंजिया फूड कार्ड पुश करते हुए रूम में वापस आ गई। फेस पर एक्साइटेड स्माइल थी। वो सीईओ के पास आकर बोली, एंसेस्टर क्या आपको ज्यादा देर वेट करना पड़ा? फिर वो तुरंत रिस्पेक्टफुली बाव करके बोली, सॉरी बस थोड़ी देर और मील अभी रेडी हो जाएगा। सीईओ के लिए ये सीन देखना ही ऑकवर्ड था। कंट्री की इतनी पावरफुल और वेल्थी लड़की और वो भी उसके सामने इतनी रिस्पेक्ट से बिहेव कर रही थी। जिया टेबल पर फूड रखने लगी, लेकिन हर चीज रखने से पहले वो पोलाइटली सीईओ से परमिशन मांग रही थी। सीईओ उसे देखता रहा और उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था। ओरिजिनल स्टोरी में उन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा नहीं था। सब कुछ कितना चेंज हो चुका था। तभी जिया डिशेस टेबल पर रखने के लिए थोड़ा और पास झुकी और वो सीईओ के बिल्कुल क्लोज खड़ी थी। सीईओ इंस्टेंटली नर्वस हो गया, लेकिन जिया को उसके रिएक्शन का बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो कैजुअली एक्सप्लेन करने लगी, ये सूप सुपर ह्यूमन एकेडमी के हेड शेफ ने पर्सनली प्रिपेयर किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सूप की डिलीशियस स्मेल जैसे ही सीईओ के पास पहुंची, उसका स्टमक तुरंत ग्राउल करने लगा। सीईओ ने बाउल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सडनली फ्रीज हो गया। उसकी आंखें वाइड हो गई। वेट, तुमने अभी क्या कहा? सुपर ह्यूमन एकेडमी। जिया सिंपली स्माइल करते हुए नोट कर देती है। सीईओ डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखता रह गया, लेकिन वह और कुछ नहीं बोलता। जिया क्वाइटली पीछे हट गई और सीईओ बिना टाइम वेस्ट किए खाना स्टार्ट कर देता है। खाते खाते जिया विंडो के पास गई और कर्टेन्स ओपन कर दिए। वार्म सनलाइट पूरे रूम में भर गई। सीईओ खाना खाते हुए बाहर देखने लगा और तब जिया ने जेंटल स्माइल के साथ ऑफिशियली कहा, वेलकम टू द सुपर ह्यूमन एकेडमी। उसने विंडो के बाहर दिख रहे इनॉर्मस कैंपस की तरफ जेस्चर किया। जिया ने एक्सप्लेन किया कि जिस हॉस्पिटल में सीईओ रिकवर कर रहा है वो एक्चुअली सुपर ह्यूमन एकेडमी के अंदर ही लोकेटेड है और इस हॉस्पिटल में शिन्वा ग्रुप की तरफ से प्रोवाइड की गई टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये सुनकर सीईओ के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। मे बी ये सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है। अगर वो सुपर ह्यूमन एकेडमी में है तो शायद ओरिजिनल स्टोरी लाइन को फॉलो करना और भी इजी होगा। लेकिन खाना इतना टेस्टी था कि सीईओ कंप्लीटली मैनर्स भूल गया। उसने बाउल उठाया और बचा हुआ पूरा सूप एक ही बार में पी गया। जिया उसकी तरफ इम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी। फिर थोड़ी कंसर्नड होकर पूछा, क्या तुम अब इतनी ठीक हो कि वॉक कर सको? सीईओ ने स्माइल करते हुए कहा, अब मैं काफी बेटर फील कर रहा हूँ, थैंक्स टू योर केयर। लेकिन अगले ही मोमेंट सीईओ का एक्सप्रेशन सडनली सीरियस हो गया। वो जिया के थोड़ा पास गया और बोला, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट फेवर मांगना है। सीन अब शिफ्ट होता है और सामने आता है सुपर ह्यूमन एकेडमी का ब्रेथ टेकिंग एरियल व्यू। पूरा कैंपस स्टूडेंट से भरा हुआ था। कैंपस में ऑलरेडी गॉसिप स्टार्ट हो चुकी थी। 2 फीमेल स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में बात कर रही थी। सुना है शिन्वा ग्रुप की हेरिस भी इस साल एकेडमी में एनरोल कर रही है। जैसे ही जिया कैंपस से वॉक करते हुए गुजरी, काउंटलेस स्टूडेंट्स चुपके चुपके उसकी ब्यूटी एडमायर करने लगे। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद सबकी अटेंशन जिया से शिफ्ट होकर उसके साथ चल रहे एक एक्सट्रीमली हैंडसम गाय पर चली गई। ब्लू हेड गर्ल ने सडनली सीईओ की तरफ पॉइंट किया। वेट, ये वही गाय नहीं है जो पहले भी दिखा था। थोड़ी दूर चोई जीहन साइलेंटली सीईओ को वॉक करते हुए देख रहा था। उसकी नजरें सीईओ पर फिक्स थी। वो सोच रहा
रहा था आखिर ये मिस्टीरियस लड़का है कौन। उधर सीओ कैजुअली जिया के साथ वॉक करता रहा, फेस पर काम एक्सप्रेशन और लिप्स पर एक फेंट मिस्टीरियस स्माइल। पूरी एकेडमी की नजरें अब उसी पर टिकी हुई थी। जब दोनों एकेडमी के मैसिव एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे थे, सीओ ने क्वाइटली खुद से कहा, फाइनली अब सब कुछ प्रॉपरली स्टार्ट होने वाला है। तभी एकेडमी एंट्रेंस के बिल्कुल ऊपर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने एक फनी लुकिंग हैट पहन रखी थी। वो नीचे गैदर्ड क्राउड को देख के ब्राइट स्माइल करने लगी। लगता है सब लोग आ गए हैं, और बिना किसी हेजिटेशन के वो सीधा रूफ टॉप से जंप कर गई। लेकिन नीचे गिरने के बजाय वो हवा में ग्रेसफुली फ्लोट करने लगी। उसके आसपास ब्रिलियंट मैजिकल ओरा ग्लो कर रहा था। धीरे धीरे वो गैदर्ड स्टूडेंट्स के ऊपर डिसेंड हुई और एनर्जेटिक स्माइल के साथ सबको ग्रीट किया। फिर ऑफिशियली अनाउंस किया, सुपर ह्यूमन एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी में आप सबका वेलकम है। वो चेयरफुली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने लगी, अपना बेस्ट दो और फ्यूचर में आउटस्टैंडिंग सुपर ह्यूमंस बनो। सेरेमनी स्टार्ट होते ही सीईओ ने अपना फोकस आगे की जर्नी पर कर लिया। उसकी न्यू लाइफ सुपर ह्यूमन एकेडमी में ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ टाइम बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू हो गया। टेस्टिंग एरिया के अंदर स्टूडेंट्स सडनली किसी की तरफ पॉइंट करके विस्पर करने लगे। उधर देखो तभी सीईओ कॉन्फिडेंटली एंट्रेंस एरिया में एंटर हुआ। उसने अपनी ब्रांड न्यू एकेडमी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। सेवरल गर्ल्स की नजरें तुरंत उस पर टिक गई। सब उसके रिडिकुलसली हैंडसम फेस को देखकर बातें करने लगी। लेकिन अगले ही मोमेंट पूरा एटमॉस्फियर चेंज हो गया। सबकी नजर उसके टेस्ट रिजल्ट्स पर पड़ गई। वाद द हिल, उसकी हर सिंगल स्टैट एफ रैंक थी। सीईओ डिसबिलीफ में सीधा नीस पर गिर गया। अब हार्श रियलिटी उसके सामने थी। उसकी सारी फिजिकल स्टैट्स एब्सोल्यूटेस्ट लोएस्ट रैंक पर थी। खुद को संभालते हुए सीईओ ने एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम याद किया। एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम 3 स्टेजेस में होता था। फर्स्ट स्टेज बेसिक फिजिकल स्टैट्स चेक किए जाते थे। सेकंड स्टेज रिटन एग्जाम होता था, जिसमें एकेडमिक नॉलेज टेस्ट की जाती थी, और थर्ड स्टेज वेपन स्किल्स और कॉम्बैट एबिलिटी इवेलुएट की जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, फर्स्ट टेस्ट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था और सीईओ ने उसमें कम्प्लीटली बॉम्ब कर दिया था। फिजिकल स्ट्रेंथ एफ रैंक स्प्रिंट टेस्ट के वक्त सीईओ खुद ही ट्रिप होकर ग्राउंड पर क्रैश हो गया। रिजल्ट एजिलिटी भी एफ रैंक, लेकिन एम्बरेसमेंट यही खत्म नहीं हुई। मैजिक पावर टेस्ट में सीईओ ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। उसने सोचा इस बार तो कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आया एफ रैंक। सीईओ फ्रस्ट्रेशन में अपनी फिस्ट्स क्लेंच करने लगा। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट तो अपने ब्रोकन एस रैंक स्टेटस विंडो की वजह से हर कैटेगरी डोमिनेट करता था, और इधर सीईओ को सिर्फ एफ एफ और एफ मिल रहे थे। आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी उसका मजाक उड़ाने लगे। एक स्टूडेंट हंसकर बोला, इससे ज्यादा स्ट्रांग तो मेरी ग्रैंड मदर होगी। सीईओ के दिमाग में तो पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। शिट, टॉप स्टूडेंट बनने का मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो रहा है। लेकिन तभी सीईओ को नियर बाय एक ओवरवेलमिंग मैजिकल एनर्जी फील हुई। वो तुरंत उस डायरेक्शन में मुड़ गया, और जो सीन उसने देखा उसकी आंखें वाइड हो गई। शिंजा इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर रिलीज कर रही थी। उसकी पावर के प्रेशर से पूरा रूम ही लाइट अप हो गया। एग्जामिनर ने कैजुअली अपने टैबलेट पर रिजल्ट एंटर किया। मैजिक पावर बी रैंक रूम में एकदम साइलेंस छा गया। सारे स्टूडेंट्स शिंजा को डिसबिलीफ में देखने लगे। एक फ्रेशमैन का बी रैंक तक पहुंचना ऑलरेडी एकेडमी के कुछ इंस्ट्रक्टर्स के लेवल के कंपेरेबल था। एक लड़का तुरंत सोचने लगा, मैं जाकर उसे इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन उसके फ्रेंड ने तुरंत रोक दिया। बिल्कुल मत कर, शी इज द शिनवा ग्रुप सेरेस, तुम्हारी औकात से बाहर है। उधर सब लोग शिंजा के रिजल्ट की बातें कर रहे थे। तभी शिंजा सडनली सीईओ की तरफ मुड़ गई। उसके फेस पर एक वार्म स्माइल थी, और उसने दूर से सीईओ को जेंटली वेव किया। नियर बाय स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन लेवल इंस्टेंटली बढ़ गया। सीईओ तो अंदर से पैनिक करने लगा। शिंजा के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीईओ से तारीफ सुनने का वेट कर रही हो। कुछ स्टूडेंट्स तुरंत सीईओ के पास आ गए। फेसेस पर मॉकिंग स्माइल्स थी। एक लड़का बोला, ओए तेरा और शिनवा हैस का कुछ सीन चल रहा है क्या? दूसरा स्टूडेंट हंसकर बोला, शायद वो तुम्हारे गार्बेज स्कोर्स का मजाक उड़ा रही है। सीरियसली तू जैसा बंदा यहाँ एकेडमी में सिलेक्ट भी कैसे हो गया? लेकिन इससे पहले कि वे लोग और कुछ बोल पाते, उनकी लाफ्टर सडनली बंद हो गई, क्योंकि शिंजा सीधा उनकी तरफ वॉक कर रही थी। एक लड़के ने ऑकवर्डली अपना हाथ आगे बढ़ाया। अपनी एम्बरेसमेंट हाइड करते हुए वो बोला, कांग्रेचुलेशंस बी रैंक मैजिक पावर के लिए। लेकिन शिंजा ने उसके हाथ की तरफ देखा तक नहीं। इंस्टेड उसने उस लड़के को एक आइस कोल्ड ग्लेयर दिया। उसकी वॉइस सडनली कंप्लीटली कोल्ड हो गई। तुम अपने उस फिल्दी हैंड से मुझे टच करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लड़का वही का वही फ्रीज हो गया। शिंजा से निकल रही ओवरवेलमिंग प्रेशर की वजह से उसकी बोलती ही बंद हो गई। सीईओ ये सीन देख रहा था, और उसने तुरंत शिंजा के पर्सनालिटी का वो टेरिफाइंग साइड पहचान लिया। साथ ही सीईओ ने क्वाइटली रिलीफ की एक सांस ली। एटलीस्ट
ट्विस्ट, मैंने इसे पब्लिक में मुझे एंसेस्टर ना बुलाने के लिए बोला था और इसने मेरी बात मान भी ली, वरना ये सिचुएशन तो एकदम कंप्लीट डिजास्टर बन जाती। तभी एग्जामिनर ने सबका अटेंशन गैप किया और अनाउंस किया, बेसिक स्टैट्स टेस्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब एंट्रेंस एग्जाम का सेकंड फेज स्टार्ट होगा। सभी स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में चले गए और जनरल नॉलेज के रिटन टेस्ट के लिए रेडी हो गए। क्लासरूम के फ्रंट में एक एलिगेंट व्हाइट हेड इंस्ट्रक्टर खड़ा था। उसने स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को प्रॉपरली यूज करना है तो नॉलेज भी स्ट्रेंथ जितनी ही इम्पोर्टेंट है। ये कहकर उसने सबको गुड लक विश किया। अब एग्जाम स्टार्ट करो। कुछ स्टूडेंट्स धीरे से कंप्लेन करने लगे, फिजिकल टेस्ट के बाद ये बोरिंग रिटन एग्जाम क्यों? लेकिन सीईओ की टेंशन कुछ और ही थी। ओरिजिनल नॉवेल में ऑथर ने कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया था कि इस रिटन टेस्ट में एग्जैक्टली क्या पूछा गया था, और फिजिकल एग्जाम में तो सीईओ का परफॉर्मेंस ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिजास्टर था। इसलिए ये रिटन एग्जाम उसके लिए कमबैक करने का बेस्ट चांस था। सीईओ ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उसने तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। लेकिन पहले कुछ पेजेस पढ़ते ही उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई। वेट नो वे, उसका पेन पेपर पर लाइटनिंग स्पीड से चलने लगा। एक भी क्वेश्चन पर वो हेजिटेट नहीं कर रहा था, हर आंसर उसे नेचुरली याद आ रहा था। और फिर सीईओ को समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने ओरिजिनल नॉवेल को बार बार पढ़ा था, इतनी बार कि एग्जाम में पूछे गए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसे ऑलरेडी पता थे। पहली बार पूरे दिन में सीईओ को लगा कि वो फर्स्ट प्लेस भी ला सकता है। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर ने अचानक एक स्टूडेंट की डेस्क पर हाथ पटक दिया। चीटिंग या किसी और की आंसर शीट देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, जो ऐसा करता है उसे ट्रू सुपर ह्यूमन बनने का कोई राइट नहीं है। और बिना किसी वार्निंग के उसने उस स्टूडेंट को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया। डरा हुआ स्टूडेंट डेस्परेटली एक्सप्लेन करने लगा, सर मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। लेकिन इंस्ट्रक्टर फैबियस को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने बस अपना हार्ट वेव किया और मैजिक ने तुरंत उस स्टूडेंट का मुंह सील कर दिया। पूरा क्लासरूम एकदम साइलेंट हो गया। फैबियस ने इंटरप्शन के लिए सबसे माफी मांगी, फिर बोला एग्जाम कंटिन्यू करो। तभी सीईओ ने कामयाली अपना हाथ उठाया, सर मैं फिनिश कर चुका हूँ। फैबियस रुक गया। ऑलरेडी वो सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ सीईओ की डेस्क के पास गया। उसे सीईओ के टेरेबल फिजिकल रिजल्ट्स याद थे, इसलिए फैबियस ने अस्यूम किया ये लड़का शायद बिना सोचे समझे एग्जाम जल्दी जल्दी कंप्लीट करके बैठ गया है। लेकिन जैसे ही उसने सीईओ की आंसर शीट पढ़ना शुरू किया, फैबियस वही फ्रीज हो गया। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे कंप्लीट डिसबिलीफ में बदल गया। पूरा क्लासरूम कंफ्यूजन में फैबियस को पेपर घूरते हुए देख रहा था। कुछ सेकंड्स बाद फैबियस ने फाइनली अपना सिर उठाया और सीईओ से पूछा, तुम खुद को समझते क्या हो? सीईओ ने इंस्टिंक्टिवली सलाइवा फॉलो किया। उसे ओरिजिनल नॉवेल से पता था फैबियस कैसा इंसान था, स्ट्रिक्ट, एक्सेंट्रिक और किसी को भी इजीली फूल नहीं किया जा सकता था। लेकिन सीईओ पीछे हटने वाला नहीं था। वो कॉन्फिडेंटली अपनी सीट से खड़ा हुआ और सीधा फैबियस की आंखों में देखकर बोला, मेरा नाम कंग सियोल है और एक दिन मैं दुनिया का ग्रेटेस्ट सुपर ह्यूमन बनूंगा। फिर सीईओ ने कहा, इस मोमेंट से आप मेरी ग्रोथ को क्लोजली वॉच कीजिए। कुछ सेकंड्स तक पूरा क्लासरूम बिल्कुल साइलेंट रहा। फिर फैबियस के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई। वो सीईओ की डिटर्मिनेशन से जेन्युइनली इम्प्रेस था। उसने कहा, इस लड़के का कॉन्फिडेंस इसकी परफेक्ट आंसर शीट से ज्यादा इम्प्रेसिव है। फैबियस ने सीईओ को वर्न नहीं बल्कि प्रॉमिस किया, अब से मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को क्लोजली वॉच करूंगा। सीईओ ने अंदर ही अंदर रिलीफ की सांस ली। थैंक गॉड, इस बार तो ब्रूट स्ट्रेंथ के बिना भी किसी को इम्प्रेस कर दिया। वो खुद से स्माइल करते हुए सोचता है, स्टेटस विंडो के बिना भी मैं नॉलेज की हेल्प से हर ऑब्स्टकल ओवरकम करूंगा। कुछ देर बाद एकेडमी के बुलेटिन बोर्ड के सामने स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई। थ्योरी एग्जाम की रैंकिंग्स फाइनली रिलीज हो चुकी थी। सब स्टूडेंट्स रिजल्ट्स देखकर शॉक में थे। फर्स्ट प्लेस पर एक स्टूडेंट ने परफेक्ट स्कोर किया था और सबसे शॉकिंग बात, उसने शिंजिया को भी सरपास कर दिया था। सीईओ ने क्वाइटली बोर्ड की तरफ देखा और टॉप पर अपना नाम देखकर स्माइल कर दिया। परफेक्ट, कम से कम प्लान का ये पार्ट तो एग्जैक्टली वर्क कर गया। अब सिर्फ एक चैलेंज बाकी था, एंट्रेंस एग्जाम का फाइनल स्टेज। तभी लास्ट टेस्ट के रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रक्टर आगे आए। उन्होंने अपने हाथों से स्पार्कलिंग ब्लू मैजिक रिलीज की। अगले ही पल स्टूडेंट्स के सामने एक एनॉर्मस आर्मरी मटेरियलाइज हो गई। उसमें हर टाइप की कॉम्बैट वेपन मौजूद थी, स्वर्ड्स, स्पीयर्स, बोस और काउंटलेस अदर वेपन। स्टूडेंट्स एकदम अमेज रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वेपन वॉट हवा में ही अपीयर हो गया हो। ग्लासेस और बीनी पहने एक यंग इंस्ट्रक्टर क्राउड की तरफ देखकर स्मग करता है और अनाउंस करता है, वन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफिशियली स्टार्ट्स नाउ। फिर उसने एक्सप्लेन किया, जिनके पास अपनी वेपन नहीं है वो एकेडमी के आर्सनल से कोई भी वेपन चूज कर सकते हैं। सीईओ क्वाइटली सामने रखी काउंटलेस वेपन्स को ऑब्जर्व करने लगा। ओरिजिनल नॉवेल
नॉवेल में प्रोटागोनिस्ट हमेशा वन हैंडेड स्वॉर्ड से फाइट करता था, लेकिन अब तक जो कुछ सीओ के साथ हुआ था उसके बाद वो सोचने लगा में भी मेरे लिए लॉन्ग रेंज मैजिकल बो चूज करना बेटर रहेगा। तभी आउट ऑफ नोवेयर शिंजिया चुपके से सीओ के पीछे आ गई और उसके कान के बिल्कुल पास विस्पर किया। एंसेस्टर सीओ एकदम से उछल पड़ा, वो बुरी तरह स्टार्टल हो गया। फिर तुरंत अपनी वॉइस लो करके शिंजिया से बोला, पब्लिक में मुझे एंसेस्टर मत बुलाओ, स्पेशली सबके सामने तो बिल्कुल नहीं, और प्लीज इस तरह पीछे से स्नीक अप करना भी बंद करो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शिंजिया बस क्यूट सी स्माइल करने लगी। फिर उसने कहा, मैंने थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट देख लिया, कांग्रेचुलेशन, तुमने फर्स्ट प्लेस किया, एग्जैक्टली जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था। फिर वो एक्साइटमेंट में बोली, मुझे पता था फिजिकल टेस्ट में तुम जानबूझकर वीक बन रहे थे, अपनी असली स्ट्रेंथ सबसे हाइट खेलने के लिए सीओ बस अंदर ही अंदर सा कर सकता था। काश ये बात सच होती। तभी शिंजिया ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक ब्यूटीफुल बो सीओ की तरफ बढ़ाया और पोलाइटली बोली, वेपन एप्टीट्यूड टेस्ट में प्लीज इसे यूज करना। सीओ ने बो को देखा, उसका डिजाइन अनबिलीवेबली एलिगेंट था, डीप मेटालिक शाइन, परफेक्ट कर्व्स और एक एक्सट्रीमली रिफाइंड फिनिश। जैसे ही सीओ की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें वाइड हो गई। ये इम्पॉसिबल, ये लेजेंडरी एलिजियम बो थी, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल बोस में से एक। शिंजिया प्राउडली बोली, मैंने इसे स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम सबको अपनी रियल एबिलिटी का थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाओ ताकि बाकी स्टूडेंट्स तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना बंद करें। फिर वो एक्साइटमेंट में दोनों फिस्ट रेज करके बोली, यू कैन डू इट। सीओ फिर से थोड़ा ब्लश कर गया। उसने ग्रेटफुल स्माइल के साथ वो एक्सेप्ट कर लिया। थैंक्स, और इतनी इनक्रेडिबल बो लैंड करने के लिए भी थैंक्स। जैसे ही सीओ ने बो को ग्रिप किया, उसे कुछ स्ट्रेंज फील हुआ। बो अनबिलीवेबली लाइट थी और उसके अंदर एक अनएक्सपेक्टेड फैमिलियरिटी का फीलिंग आया, जैसे वो पूरी लाइफ बोज यूज करता आया हो। तभी उसके पीछे एक मिस्टीरियस गोल्डन लाइट ग्लो करने लगी। सीओ ने तुरंत नोटिस किया, उसके राइट शोल्डर से कुछ स्ट्रेंज रिएक्शन हो रहा था, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले एक सीरियस वॉइस ने उसका अटेंशन खींच लिया। कोई उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। सीओ ने देखा, वो चोई जीहन था। जीहन स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ सीधा सीओ को घूर रहा था। सीओ ने उसे देखते ही क्वाइटली किया, ग्रेट, अब इस बंदे को भी कुछ चाहिए। जीहन और पास आया, उसकी नजर सीओ से हट ही नहीं रही थी। फिर उसने पूछा, सबके सामने अपनी रियल फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों हाइड कर रहे हो? और फिर उसने वर्ल्ड ट्री फेस्टिवल के अटैक का टॉपिक छेड़ दिया। जीहन ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, फेस्टिवल में इन्वेंटर को डिफीट करने वाला तुम ही थे। उसकी वॉइस में कंप्लीट कॉन्फिडेंस था। मैं जानता हूँ वो तुम ही थे। सीओ तुरंत कंफ्यूज बनने की एक्टिंग करने लगा, क्या आप किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन अंदर ही अंदर सीओ की तो हालत खराब हो रही थी। शिट, क्या जीहन ने सब कुछ देख लिया था? जीहन ने एक्सप्लेन किया, मुझे उस दिन की हर डिटेल याद है, मैंने क्लियरली देखा था। तुमने बैटलफील्ड में ब्लैक आयरन ग्रेट स्वॉर्ड उठाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने उस जैगेंटिक स्वॉर्ड को एक हाथ से स्विंग किया था। जीहन ने स्वॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस वेपन को नॉर्मली वील्ड करने के लिए मिनिमम ए रैंक स्ट्रेंथ चाहिए, फिर भी एफ रैंक फिजिकल स्टैट्स वाले तुम जैसे बंदे इसे कैसे यूज कर सकते हो? जीहन ने कहा कि फेस्टिवल में सीईओ को देखने के बाद से ही उसे कुछ सस्पिशियस लग रहा था, लेकिन जब उसने एफ रैंक वाले सीईओ को वो इम्पॉसिबल फीड करते देखा तो उसका डाउट और स्ट्रांग हो गया। अब जीहन की पेशेंस खत्म हो रही थी। वो और पास आया और सीरियस टोन में बोला, गेम्स खेलना बंद करो, एक्चुअली तुम क्या छुपा रहे हो? फिर उसने उस बो का मेंशन करना स्टार्ट किया जो सीओ ने फेस्टिवल के बैटल में यूज किया था, लेकिन वो अपनी बात कंप्लीट करता उससे पहले एक कोल्ड वॉइस बीच में आ गई। शिंजिया सीधा दोनों के बीच खड़ी हो गई। उसने जीहन को घूरते हुए कहा, अपने काम से काम रखो। जीहन का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। तुमने अभी क्या कहा? लेकिन शिंजिया बिल्कुल नहीं डरी। उसने कोल्डली जवाब दिया, तुम और कुछ नहीं, बस राइवल सुसोंग ग्रुप के स्पॉइल्ड एयर हो। सीएन नर्वस होकर दोनों को देखने लगा, क्योंकि सामने कंट्री की दो सबसे पावरफुल कॉर्पोरेट फैमिलीज के एयर्स खड़े थे और दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। टेंशन हर सेकंड और हैवी होती जा रही थी। जीहन कैली फाइट के लिए रेडी लग रहा था, लेकिन उसके टीममेट्स ने तुरंत उसे पकड़ लिया। प्लीज फाइट मत स्टार्ट करो, प्लीज फाइट मत स्टार्ट करो, अभी नहीं। उधर सयन ने भी जेंटली शिंजिया के शोल्डर पर हाथ रखा और कामली बोला, छोड़ दो इसे और बड़ा इशू मत बनाओ। धीरे धीरे कन्फ्रंटेशन फाइनली कंट्रोल में आ गई। तभी एग्जामिनर ने जिहोन का नाम अनाउंस कर दिया। चोई जिहोन वेपन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तुम्हारी टर्न है। जिहोन एरिना की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने सीएन को एक फाइनल लुक दिया और कोल्डली बोला, मैं तुम पर नजर रखूंगा। फिर वो वहाँ से चला गया। जिहोन के जाने के बाद शिंजिया ने क्वाइटली कंप्लेन किया, कितना इरिटेटिंग है, सीरियसली ये बंदा कितना बड़ा झंडू है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसी ही और शानदार वीडियो के लिए तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।